नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की पड़ताल करने वाले हैं जो नक्शे पर तो बस एक छोटा सा डॉट जैसा दिखता है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। हाँ। हम बात कर रहे हैं लिक्टेनस्टीन की। हमारे पास लिक्टेनस्टीन एक विस्तृत परिचय नाम के स्रोत से कुछ काफी रोचक जानकारी है जी। और आज का हमारा इरादा है कि इस अनोखे यूरोपीय देश के जो सबसे अहम पहलू है, शायद कुछ ऐसे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच दबा हुआ एक छोटा सा देश भर नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। आल्प्स पहाड़ों में बसा ये देश एक संवैधानिक राजतंत्र, इसकी अपनी आर्थिक ताकत है, राजनीतिक स्थिरता है और कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे यूरोप में कह सकते हैं काफी यूनिक बनाती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीजों से, जैसे इसकी लोकेशन और साइज। आपने कहा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच लैंडलॉक्ड है, मतलब? हाँ, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड, चारों तरफ जमीन है। और साइज, स्रोत क्या बताते हैं, कितना छोटा है? साइज तो वाकई बहुत छोटा है, सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए, मतलब दिल्ली के किसी छोटे सबअर्ब जितना होगा शायद। अरे बाप रे! और राजधानी वो वाउडूट्स है ना? हाँ, वाडुत्स। और कुल आबादी भी कोई 39,000 के करीब, मतलब एक छोटे भारतीय शहर जितनी ही। और इस भूगोल की सबसे कह सकते हैं अनोखी बात यह है, जो स्रोत भी बताते हैं, कि ये यूरोप का इकलौता देश है जो पूरी तरह से आल्प्स पहाड़ों में है। अच्छा, मतलब स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया का तो कुछ हिस्सा ही है आल्प्स में? हाँ बिल्कुल, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, इन सब का हिस्सा आल्प्स में पड़ता है, पर लिक्टेनस्टीन पूरा का पूरा पहाड़ी है। राइन नदी पश्चिम में सीमा बनाती है स्विट्जरलैंड से, पर बाकी हर तरफ ऊंचे पहाड़। तो इसका मतलब हुआ कि खेती या बड़े शहर बसाने लायक जमीन कम होगी। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर इलाका या तो पहाड़ी ढलान है या घाटियां। इसने जरूर इनके डेवलपमेंट के तरीके को भी एक तरह से दिशा दी होगी। ये बात तो है। अच्छा, एक और अजीब सी बात पता चली इस स्रोत से कि इनका अपना कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। ये कैसे? हाँ, ये भी इसी भूगोल का ही नतीजा है। इतने छोटे और वो भी पहाड़ी इलाके में एक फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना शायद प्रैक्टिकल नहीं था। तो फिर लोग आते जाते कैसे? सबसे करीबी एयरपोर्ट या तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, हाँ? या फिर जर्मनी में फ्रीड्रिक्सहाफन। वहां से फिर आपको रोड से या ट्रेन पकड़ कर आना पड़ता है। अच्छा। और ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि ये अपने पड़ोसियों पर, खासकर स्विट्जरलैंड पर, कितने निर्भर हैं। उनके साथ तो इनका कस्टम यूनियन भी है और करेंसी भी वही स्विस फ्रैंक इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। चलिए भूगोल से आगे बढ़कर अब जरा इतिहास और पॉलिटिक्स की बात करें। ये देश आखिर बना कैसे, कब बना? इसका जो आज का रूप है वो करीब 1719 में सामने आया, जब पवित्र रोमन सम्राट ने दो इलाके थे, शेलेनबर्ग और वाडूड्स, उन्हें खरीदकर लिक्टेनस्टीन परिवार के प्रिंस एंटोन फ्लोरियन को दिया। अच्छा। और इसे एक रियासत का दर्जा मिला। फिर 1806 में जब नेपोलियन का दौर था, तब ये पवित्र रोमन साम्राज्य से आजाद हो गया। और वर्ल्ड वॉर्स में? दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ये न्यूट्रल रहा, तटस्थ, स्विट्जरलैंड की तरह। और ये तटस्थता आज भी इनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। और आज का पॉलिटिकल सिस्टम, आपने कहा संवैधानिक राजतंत्र, ये क्या होता है? हाँ, संवैधानिक राजतंत्र मतलब यहाँ एक शासक राजकुमार तो हैं, अभी प्रिंस हांस एडम II हैं, लेकिन रोजमर्रा का काम उनके बेटे प्रिंस अलोयस देखते हैं। लेकिन उनकी शक्तियां संविधान से बंधी हुई हैं। कानून बनाने की असली ताकत 25 मेंबर वाली संसद के पास है, जिसे लैंडटैग कहते हैं। और संसद के सदस्य चुने जाते हैं? हाँ, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और सरकार का मुखिया एक प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो एक तरह का मिक्सचर हो गया, जैसे ब्रिटेन में होता है, राजा या रानी बस नाम के। नहीं, यहाँ थोड़ा सा फर्क है और ये बात स्रोत भी बताते हैं। लिक्टेनस्टाइन के प्रिंस के पास असल में कई यूरोपीय राजाओं से ज्यादा पावर है। ओ, जैसे वो कानूनों को वीटो कर सकते हैं, संसद को भंग कर सकते हैं, रेफरेंडम करवा सकते हैं। लेकिन फिर जनता का क्या रोल है? जनता के पास भी काफी ताकत है। वो रेफरेंडम के जरिए प्रिंस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं, या चाहें तो राजशाही को खत्म करने पर भी वोट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा यूनिक बैलेंस है। हाँ, बहुत ही अनोखा संतुलन है। और शायद इसी वजह से यहाँ इतनी राजनीतिक स्थिरता भी है। पार्टियां हैं, पर सब मिलजुल कर काम करने पर ज्यादा जोर देते हैं। और ये स्थिरता जाहिर है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट लाने में भी मदद करती है। बिल्कुल। और इसी स्थिरता से जुड़ी है वो बात जिसने लिक्टेनस्टीन को दुनिया भर में मशहूर किया है, इसकी जबरदस्त आर्थिक ताकत। स्रोत बताते हैं कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। जी हाँ।
ये थोड़ा हैरान करता है, मतलब कोई खास नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं पहाड़ों के सिवा, इतना छोटा साइज, फिर इतना पैसा कैसे? करेंसी तो स्विस फ्रैंक है, वो एक बेस तो है। हाँ, इनकी इकोनॉमिक स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक तो ये काफी हद तक खेती पर निर्भर देश था। फिर इन्होंने पूरी दिशा ही बदल दी। कैसे? स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर 3 पिलर हैं इनके अमीरी के पीछे। पहला और सबसे अहम है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इसमें प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रस्ट वगैरह आते हैं। बैंकिंग। दूसरा पिलर है हाईटेक और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, क्या बनाते हैं लोग? लिechtenstein प्रसिद्ध उपकरण बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में और खास तौर पर डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने में दुनिया में लीडर है। डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब दांतों के इम्प्लांट्स और वो सब? हाँ बिल्कुल। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी डेंटल टेक्नोलॉजी कंपनियां या तो लिechtenstein की हैं या उनके बड़े ऑपरेशंस वहां हैं। ये दिखाता है कि इन्होंने सिर्फ फाइनेंस पर दाव नहीं लगाया, एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस भी बनाया है जो स्किल और इनोवेशन पर चलता है। ये तो वाकई इम्प्रेसिव है। और तीसरा पिलर? हाँ, तीसरा पिलर टूरिज्म है, खासकर अल्पाइन टूरिज्म, स्कीइंग वगैरह। हालांकि ये बाकी दो जितना बड़ा नहीं है। लेकिन वापस उस फाइनेंशियल सेक्टर पर आते हैं, वो इतना बड़ा कैसे बना? स्रोत इशारा करते हैं कि टैक्स का कुछ लेना देना है। ये टैक्स हेवन वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, टैक्स हेवन शब्द पर थोड़ी बहस हो सकती है, पर स्रोत साफ बताते हैं कि लिechtenstein की जो बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स दरें थीं और संपत्ति पर टैक्स का सिस्टम जो काफी उदार था, वो इनकी आर्थिक सफलता का एक बड़ा कारण रहा है। अच्छा। इसने दुनिया भर की कंपनियों को, अमीर लोगों को आकर्षित किया कि वो अपना पैसा यहाँ रखें या अपना बिजनेस यहाँ रजिस्टर करें। खासकर होल्डिंग कंपनियां और ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी। तो इसी वजह से पर कैपिटा जीडीपी इतनी ज्यादा हो गई, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा। हाँ, कई सालों तक इनकी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में सबसे ऊंची रही है, अक्सर स्विट्जरलैंड जैसे अमीर पड़ोसी से भी ज्यादा। ये कम टैक्स वाली नीति ही वो असली चुंबक थी। लेकिन अब आजकल तो दुनिया भर में टैक्स चोरी और पारदर्शिता को लेकर इतनी सख्ती हो गई है, क्या इस मॉडल पर अब दबाव नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत भी इस पर बात करते हैं। पिछले 10-15 सालों में, खासकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, लिechtenstein पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें अपने जो बैंकिंग सीक्रेसी के कानून थे उनमें ढील देनी पड़ी है। टैक्स की जानकारी शेयर करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते साइन करने पड़े हैं और वो खुद को टैक्स हेवन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सेंटर की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बदलाव आ रहा है। हाँ, और साथ ही वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने पर भी जोर दे रहे हैं ताकि सिर्फ फाइनेंस पर निर्भरता कम हो। वो जो हाईटेक इंडस्ट्री की बात हमने की, वो इसी कोशिश का हिस्सा है। ये दिखाता है कि ये छोटा सा देश भी वक्त के साथ खुद को कैसे बदल रहा है। ये अडेप्ट करने की क्षमता तो कमाल की है। चलिए, इकोनॉमी से हटकर अब जरा वहाँ की लाइफ, कल्चर और टूरिज्म की बात करते हैं। भाषा तो जर्मन है ना? हाँ, ऑफिशियल भाषा जर्मन है, लेकिन आम बोलचाल में अल्मानिक जर्मन की एक लोकल डायलेक्ट बोली जाती है जो स्विस जर्मन से काफी मिलती जुलती है। और धर्म? ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं और इसका असर वहाँ के कल्चर और त्योहारों पर भी दिखता है। कल्चर कैसा है वहाँ का? क्या एकदम ट्रेडिशनल अल्पाइन कल्चर है या मॉडर्न? स्रोत तो मिक्सचर की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल मिक्सचर है। आपको पारंपरिक लोक संगीत, नाच गाना, फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। खासकर उनका नेशनल डे होता है 15 अगस्त को, तब काफी रौनक होती है। लेकिन साथ ही ये एक बहुत मॉडर्न और इंटरनेशनली कनेक्टेड सोसाइटी भी है। एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, हेल्थ केयर शानदार है और रहन सहन, जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं, क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। ये दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, हाइकिंग, स्कीइंग, ये सब बहुत पॉपुलर है। और राजधानी वॉडुड्स में कुंस्टम म्यूजियम जैसा वर्ल्ड क्लास मॉडर्न आर्ट म्यूजियम भी है। तो ये सिर्फ परंपरा में ही नहीं जी रहे हैं। ये कम क्राइम रेट और हाई लिविंग स्टैंडर्ड वाली बात तो बहुत अपीलिंग है। क्या यही चीजें टूरिस्ट्स को भी अट्रैक्ट करती हैं? आपने टूरिज्म का जिक्र किया था, क्या खास है देखने के लिए? हाँ, सेफ्टी और शांति तो टूरिस्ट्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है ही, फिर नेचुरल ब्यूटी तो है ही, आल्प्स के नज़ारे, हरे भरी वादियाँ। और कुछ खास जगह है? देखिए, सबसे फेमस तो शायद वॉडुड्स कैसल है। पहाड़ी पर बना है, प्रिंस यहीं रहते हैं। अंदर तो आमतौर पे नहीं जा सकते, पर बाहर से दिखना और वहां से शहर का व्यू बहुत पॉपुलर है। अच्छा। फिर वो कुंस्ट म्यूजियम है आर्ट लवर्स के लिए।
एक नेशनल म्यूजियम भी है जहां देश के इतिहास और कल्चर के बारे में जान सकते हैं। और स्कीइंग के लिए? उसके लिए मालमुन नाम की जगह है। ये उनका मेन स्की रिजॉर्ट है। गर्मियों में वहां हाइकिंग कर सकते हैं। एक और पुराना किला है गुटेनबर्ग कैसल, वो भी देखने लायक है। छोटे छोटे गांव भी होंगे सुंदर? हाँ बिल्कुल, सुंदर गांव, अंगूर के कुछ बाग भी हैं, थोड़ी वाइन भी बनाते हैं लोग। राइन नदी के किनारे साइकिलिंग या वॉकिंग ट्रेल्स हैं। मतलब ये कोई मास टूरिज्म वाली जगह नहीं है, शांति से घूमने और क्वालिटी टाइम बिताने वालों के लिए है। क्या बात है, इतनी छोटी सी जगह और इतना कुछ। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें और लिक्टेनस्टीन की वो यूनिक बातें निकालें जो इसे सबसे अलग बनाती हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो मुख्य बातें जो सामने आती हैं वो ये हैं। एक, ये पूरी तरह से आल्प्स में है, यूरोप में अकेला ऐसा देश। दूसरा, कोई एयरपोर्ट नहीं। सही। तीसरा, संवैधानिक राजतंत्र जहां प्रिंस के पास काफी शक्तियां हैं। चौथा, वो हाई इनकम और कम टैक्स वाला इकोनॉमिक मॉडल जो अब बदल रहा है। बिल्कुल। पांचवां, बेहद सेफ होना और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। और छठा, कह सकते हैं कि एक माइक्रो स्टेट यानी बहुत छोटे देश का एक कामयाब मॉडल है जिसने अपने साइज से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल की है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि लिक्टेनस्टीन सिर्फ एक छोटा पहाड़ी देश नहीं है, बल्कि अपनी यूनिक पॉलिटिक्स, स्मार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग और हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के दम पर इसका वजन इसके साइज से कहीं ज्यादा है। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, लोकल पहचान और ग्लोबल जुड़ाव का एक बड़ा ही दिलचस्प केस है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं से शायद वो सवाल भी उठता है जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने को कहते हैं। हमने देखा कि इसकी कामयाबी काफी हद तक इसकी खास फाइनेंशियल पॉलिसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर टिकी थी। हाँ, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, दुनिया बदल रही है, टैक्स पारदर्शिता का दबाव है, ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता है, शायद क्लाइमेट चेंज का भी असर इसके अल्पाइन माहौल और टूरिज्म पर पड़े। तो आप भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भविष्य का सवाल ये है कि क्या लिक्टेनस्टीन अपने इस बहुत सफल लेकिन शायद कुछ हद तक नाजुक मॉडल को आगे आने वाली चुनौतियों के सामने टिकाए रख पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। उसे अपनी इकोनॉमी को और कितना डाइवर्सिफाई करना होगा? क्या उसका पॉलिटिकल सिस्टम इन बदलावों के साथ कदम मिला पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में मिलेगा, और हमारे श्रोतागण भी इस पर विचार कर सकते हैं कि एक इतना छोटा सा देश कैसे बड़ी ग्लोबल ताकतों और बदलावों का सामना करता है।